आपका टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 4 के लिए हम एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ आए हैं, जिसमें आप पेज नंबर 32 और 33 स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये टॉपिक आपने शायद इससे पहले ना पढ़ा हो, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। सही है, इसमें आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी अपने मुल्क के लिहाज से। आपका जो मुल्क था पुराने ज़माने में, इसमें किस तरह के लोग आबाद थे, किस तरह की जो है वो यहाँ की तहज़ीब थी, सिविलाइजेशन थी, रहन सहन का तरीका क्या था। ठीक है, तो पाकिस्तान की एक जगह है वादिया सिंध, यानी सिंध की वादी। सही है, वादी किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के दरमियान की जगह किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के दरमियान की जगह को क्या बोलते हैं? वादी बोलते हैं। तो वादिया सिंध की तहज़ीब, जो सिंध की वादी में उभरी तहज़ीब, सही है, जहाँ से दरिया सिंध बहता हुआ आता है, सही है, उस जगह पे जो वादी मौजूद है, पहाड़ों के दरमियान में जगह मौजूद है, उस जगह पे लोगों जो उभरे, उस जगह पे जो लोगों ने आके रहना शुरू किया और रहने के बाद अपनी तमाम की तमाम चीज़ों को शेयर करने शुरू कर दिया, तो वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, वहाँ के लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, उसके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बात क्लियर हो गई। तहज़ीब के मायने पता है आप लोगों किसे कहते हैं? चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तहज़ीब क्या होती है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप जब टॉपिक पढ़ें तो आपके जहन में तमाम सवालात क्लियर हो जाए। ठीक है, तो तहज़ीब कहते हैं एक मुआशरे में रहते हुए तमाम के तमाम लोगों का अपने रहन सहन के तरीके को, अपने खाने पीने के तरीक़ों, अपने बोल चाल के तरीके को जो है वो शेयर करना। सही है, किसी भी जगह के तमाम लोग अपने, या फिर किसी भी जगह का रहन सहन का तरीका क्या कहलाता है? तहज़ीब। अगर सिंपल वर्ड में इसको समझ न जाएं, किसी भी जगह के रहन सहन का तरीका क्या कहलाता है? उधर की तहज़ीब कहलाता है। पाकिस्तान की तहज़ीब अलग होगी, इंडिया की तहज़ीब अलग होगी, अमेरिका की तहज़ीब अलग होगी। इस तरह से पाकिस्तान के 4 सूबे, सूबे सिंध की तहज़ीब अलग, सूबे पंजाब की तहज़ीब अलग, सूबे बलूचिस्तान की तहज़ीब अलग, सूबे खैबर पख्तूनख्वा की तहज़ीब अलग, यानी तमाम के तमाम लोगों के रहन सहन का तरीका क्या होगा? मुख्तलिफ होगा। इसी तरह से पुराने ज़माने में वादिया सिंध में जो तहज़ीब उभरी, उसके बारे में हम आज इस टॉपिक में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के ज़माने में उभरे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के ज़माने को कहते हैं कब्ले मसीह। क्या कहते हैं? कब्ले मसीह। उर्दू में कब्ले मसीह और इंग्लिश में बिफोर क्रिस्ट। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के ज़माने को इंग्लिश में कहते हैं एनो डोमिनी और उर्दू में कहते हैं ईसवी। ठीक है, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में नहीं आए थे तो उससे पहले कब्ले मसीह चल रहा था, लेकिन इस दुनिया में जैसे ही आए तो कौन सा ज़माना शुरू हो गया? ईसवी का, जिसको उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं एनोडोनमी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पहले के ज़माने को कब्ले मसीह यानी बिफोर क्रिस्ट, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना। तो प्यारे बच्चों, ये जो तहज़ीब है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के ज़माने की है। बहुत सारी दुनिया के अंदर तहज़ीब उभरी, सही है, लेकिन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहज़ीब है उसका नाम क्या है? वादिया सिंध की तहज़ीब। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहज़ीब है। सही है, तहज़ीब थी लेकिन अब नहीं है, अब क्योंकि डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आर्यन से आए थे, उन्होंने इसको आके क्या कर दिया था? तबाह व बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो हमने इस तहज़ीब का थोड़ा सा खुलासा ले लिया है, अब जल्दी से इसको स्टडी कर ले। तो पेज नंबर 32 ओपन कर लीजिए तमाम बच्चे। वेरी गुड, ओपन कर लिया पेज नंबर 32। ठीक है, फिंगर रखिए तमाम बच्चे। ये इस वक्त की बात है जब इंसान ने पत्थरों से काम लेने के बजाय धातुओं का इस्तेमाल शुरू कर दिया। धात कहते हैं आपके पास पत्थर की कोई धात होती है, सही है, मेटल, या फिर सही है, आपके पास पत्थर का आप औजार बनाते हो, फिर इसके अलावा लोहे के औजार बनाते हो, तमाम की तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? धात। धात यानी मेटल, नीम धात यानी नॉन मेटल। सही है, मेटल यानी ऐसी चीज़ें जिनमें से करंट क्या हो जाता है? बासानी पास हो जाता है, जैसे लोहा, तांबा, पीतल। सही है, तमाम की तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी? धात कहलाएंगी। तो कह रहे हैं जब लोगों ने पत्थरों के बजाय किससे इस्तेमाल लेना शुरू कर दिया? लोहे से। लास्ट टाइम हमने शुरू में पढ़ा था ना, लोहे का दौर, कांसी का दौर, इसके बारे में स्टडी किया था। वेरी गुड, तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा पायदार कौन सा दौर है? लोहे का दौर है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें बनी बहुत ज़्यादा क्या थी? मजबूत थी। तो कह रहे हैं पत्थरों के बजाय किससे काम लेना शुरू कर दिया? धातु से काम लेना शुरू कर दिया। अब इसे अपना ज़्यादातर वक्त शिकार करने, ग़िज़ा जमा करने और अपनी हिफाजत की तदबीरें करने में सर्फ नहीं करना पड़ता था। धातु से इंसान ने औजार और हथियार बनाए
जिससे इंसानी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो गई। लोगों ने फसलें काश्त करना, ज़रूरत से ज़्यादा गल्ला उगाना और इसे ज़ख़ीरा करना सीख लिया था। मुख्तलिफ़ पेशे वजूद में आए। अब औज़ार और हथियार पेशा वर लोग बनाने लगे थे। किसान बदले में इन्हें गल्ला देने लगे। इसी तरह तिजारती लेन देन शुरू हुआ। लोग एक जगह मिलजुल कर रहने लगे और शहर वजूद में आ गए। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक वर्ड आया है कि बहुत सारे पेशे आबाद होना शुरू हो गए। पेशे क्या होते हैं? पेशे को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब इंसान ज़िंदा रहने के लिए जो भी काम करता है, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो भी काम करता है और अपनी ज़रूरियात को पूरा करता है, वो उसका क्या कहलाता है? पेशा कहलाता है। मिसाल के तौर पे एक दर्जी कपड़े सीता है ना, उससे उसको पैसे मिलते हैं, अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करता है, उसका वो क्या है? पेशा। एक मछेरा मछलियाँ पकड़ता है, मछलियाँ पकड़ना उसका क्या है? पेशा, क्योंकि उसको सेल आउट करके वो क्या करेगा? पैसे कमाएगा और पैसे कमाने के बाद जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा। इसी तरह से आप किसी और को देखें, दूध वाले को देखें, वो दूध बेच के जो है पैसे कमाएगा, अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा। तो तमाम के तमाम लोगों का अलग अलग पेशा होता है, उसके मुताबिक जो है वो लोग काम करते हैं। कह रहा है बहुत सारे मुख्तलिफ़ पेशे वजूद में आने शुरू हो गए। उसकी वजह से लोगों ने बहुत सारे पेशे जब वजूद में आने शुरू हो गए तो लोगों ने एक साथ क्या करने शुरू कर दिया? मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया और आपस में एक दूसरे की चीज़ें शेयर करना शुरू कर दी। अब क्या करते? पहले के ज़माने में पैसे तो हुआ नहीं करते थे, वो क्या करते थे? वो एक सिस्टम अपनाते थे, सही है, जिसमें वो एक चीज़ देते थे दूसरे को और उससे दूसरी चीज़ ले लिया करते थे। मिसाल के तौर पे कपड़ा देते थे तो कपड़े के बदले, कपड़ा जिसको दिया है वो उसके बदले उसको अनाज देता था। क्या देता था? अनाज वगैरह देता था, क्योंकि उस टाइम पे सिक्का वगैरह, पैसे वगैरह इजाद नहीं हुए थे। ठीक है। तारीख़ में उस ज़माने की तहज़ीब का इब्तिदाई दौर कहते हैं। दुनिया में सबसे पहले मिस्र और इराक़ में तहज़ीबों ने जन्म लिया। इन्हें कदीम मिस्र की फ़राअना तहज़ीब और इराक़ की बाबली यानी मेसोपोटामिया की तहज़ीब भी कहा जाता है। उसी ज़माने में मुल्क पाकिस्तान और इसके अतराफ़ के इलाक़ों में एक तहज़ीब उरूज पा रही थी, जो दुनिया की तहज़ीबों में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी थी। इसे वादिया सिंध या वादिया मेहरान की तहज़ीब कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, क्या कहा इन्होंने? पुराने ज़माने में जब लोगों ने तरक्की करना शुरू कर दी थी, क्या करना शुरू कर दी थी? तरक्की करना शुरू कर दी थी। तो उस ज़माने में जो है वो जब लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया, अपने जो है वो एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करना शुरू कर दी, शहर आबाद होना शुरू हो गए। इस वक्त जब शहर आबाद होना शुरू हो गए तो लोगों ने मिलजुल कर आपस में रहना शुरू कर दिया, तो तहज़ीबें बनना शुरू हो गई। जो सबसे पहली तहज़ीब आपके पास बनी वो मिस्र, वादिया दरिया फ़रात। सही, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था पहले चैप्टर में, वादिया दरिया फ़रात में जो है वो एक तहज़ीब उभरी थी, जिसे क्या कहा गया था? बाबली तहज़ीब कहा गया था। क्या कहा गया था? बाबली तहज़ीब। ये दुनिया की अव्वलीन तहज़ीब थी। ठीक है। जब बाबली तहज़ीब उभर रही थी तो उससे के कुछ टाइम के बाद, यानी उसी दौरान में एक और तहज़ीब पाकिस्तान और इसके अतराफ़ के इलाक़ों में उभरी, यानी पाकिस्तान के इलाके और पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो इलाके मौजूद हैं उधर भी एक तहज़ीब उभरी। वो कौन सी तहज़ीब कहलाई? वादिया सिंध की तहज़ीब कहलाई। क्या कौन सी तहज़ीब कहलाई प्यारे बच्चों? वादिया सिंध की तहज़ीब कहलाई। और वादिया सिंध की तहज़ीब को वादिया मेहरान की तहज़ीब भी कहा जाता है। वादिया सिंध की तहज़ीब को क्या कहा जाता है? वादिया मेहरान की तहज़ीब भी कहा जाता है। वादिया सिंध का इलाका दरिया सिंध और इसके मुआविन दरिया जहलम, चनाब, रावी, सतलज और काबिल के आसपास के मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। वादिया सिंध हिमालय, कराकरम और हिंदुकश के पहाड़ी सिलसिलों से निकलने वाले दरियाओं से सैराब होती है और इन पहाड़ी सिलसिलों के जुनूब में वाक़िया है। हम कह सकते हैं कि तकरीबन पूरा पाकिस्तान वादिया सिंध पर मुश्तमिल है। ज़रख़ेज़ ज़मीन, मुनासिब पानी और मौजूद दर्जा हरारत की वजह से वादिया सिंध ज़राअत और इंसानी रिहाइश के लिए मौजू है। इसी वजह से इंसान की इब्तिदाई बस्तियाँ वादिया सिंध के इलाक़ों में आबाद हुई, जो बिला आखिर वादिया सिंध की तहज़ीब इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाई। तकरीबन 150 साल कबल जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे ट्रैक की तामीर के लिए जॉइंटेड लाइन लाई गई। वो हड़प्पा के मकाम पर ज़मीन से खोदकर निकाली जाती थी। जब बाज़ अफसरों ने ईंटों के मखसूस साख्त को देखा और तहकीक की तो 1920 में जाकर पता चला कि ये ईंटें हड़प्पा के कदीम शहर की थीं। तो प्यारे बच्चों,
बात समझ में आई। वादिया सिंध की जो तहज़ीब है वो अपने ज़माने में बहुत ही ज़्यादा तरक्की पा चुकी थी। ज़राअत के लिहाज से यहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा ज़रख़ेज़ थी, यानी कि बहुत सारी जगहों से लोग यहाँ पे जो है वो आते थे और यहाँ पे रहते थे और अबकाशकारी वग़ैरह किया करते थे, क्योंकि यहाँ की ज़मीन क्या थी, बहुत ही ज़्यादा ज़रख़ेज़ थी। इसके अलावा इधर के दो इम्पोर्टेंट शहर थे, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। दोनों शहरों में बहुत ही ज़्यादा जो तहज़ीब है, वादिया सिंध की तहज़ीब है, इसने बहुत ही ज़्यादा क्या की, तरक्की की। क्या की, बहुत ही ज़्यादा तरक्की की। जब 1920 में लाहौर के मकाम पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ की खुदाई की गई, तो वहाँ से ईंटें निकली। क्या निकली, ईंटें, जो कि आज हम घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वो ईंटें कहाँ से निकली, लाहौर की जब रेलवे ट्रैक खोदा जा रहा था तो वहाँ से निकली। तो पता चला कि जो वादिया सिंध की तहज़ीब है यानी बहुत पुरानी है, ये तो तकरीबन आज से 4000 साल पहले की, आज से 4000 साल पहले, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2500-2000 साल पहले की ये तहज़ीब है। ठीक है, तो उससे पता चला कि वहाँ के लोगों ने जो है वो ईंटें जो है वो ईजाद कर ली थी और उसके घर बनाए गए थे। तो उसकी नज़र में हड़प्पा का शहर, एक मुसव्विर की नज़र में, जब वहाँ से ईंटें ईजाद की गई, सही है, ईंटें वहाँ पे मौजूद की गई, पता चला कि भाई ये जो ईंटें हैं वो हड़प्पा का कदीम शहर है, यहाँ से पाई गई हैं। तो एक मुसव्विर ने अपने ख़यालात में इन ईंटों के ज़रिए बताया है कि वहाँ के जो घर हैं वो इस तरह के थे। सही है, एक मुसव्विर यानी तस्वीर बनाने वाला। मुसव्विर कौन होता है, तस्वीरें बनाने वाला कौन कहलाता है, यानी अपने ख़यालात को तस्वीरी शक्ल में बयान करता है, वो कौन होता है, मुसव्विर होता है। ठीक है, तो मुसव्विर ने अपने ख़यालात का इजहार किया है कि मेरे ख़याल में हड़प्पा शहर इस तरह का हो सकता है। तो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है, यानी आज से 4000 साल पहले ही ईंटें दरियाफ़्त कर ली गई थी और ये इतना तरक्की याफ्ता हो गया था कि यहाँ पर जो है वो गटर लाइनें भी डाल दी गई थी। सही है, जो आपकी ये है ना सेवरेज का निज़ाम, ये भी उस ज़माने में मौजूद था और कहीं पे मौजूद नहीं था, सिर्फ वादिया सिंध में मौजूद था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो चुकी थी। प्यारे बच्चों, अगर आज ये तहज़ीब होती तो क्या होता, ये तो बहुत ज़्यादा आगे निकली हुई होती ना, लेकिन ये कुछ सालों तक चली। जब ज़्यादा तरक्की याफ्ता हुई तो इधर के किसी ने हमला किया और हमला करने के बाद इसको जो है वो क्या कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया और ये तहज़ीब क्या हो गई, ख़त्म हो गई। मुश्किल से 700-750 साल ये तहज़ीब चली है, इससे ज़्यादा ये तहज़ीब नहीं चली और ये क्या हो गई, फिर उसके बाद ख़त्म हो गई। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको नक्शा नज़र आ रहा है, नक्शे में लाल रंग के नुक्तों से वादिया सिंध की तहज़ीब के अहम शहर दायर किए गए। खुदाई के बाद इन शहरों के आसार मिले। प्यारे बच्चों, लाल कलर से वादिया सिंध के जो अहम शहर हैं इनको जो है बताया गया है। आप मैप में जो है वो देख लीजिएगा कौन कौन से शहर हैं। ठीक है, लाल नुक्ते से। वैसे दो इंपॉर्टेंट शहर हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इसके अलावा बाकी भी शहर हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वादिया सिंध के सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता क्या थे, शहर थे, सिटीज़ थे। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। और इधर से जो आसार कदीमा में चीज़ें मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा पायदार थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई, वादिया सिंध की तहज़ीब क्या है, वेरी गुड। ठीक है, हम स्टार्ट कर हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में देख लेते हैं। वादिया सिंध की तहज़ीब कब उभरी। प्यारे बच्चों, आपकी बुक में नहीं बताया गया लेकिन हम फिर भी आपके लिए आसानी के लिए लिख देते हैं कि 2500 कबले मसीह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2500 कबले मसीह में जो ये तहज़ीब क्या हुई थी, उभरी थी। सही है। इसके अलावा इख्तिताम कब हुआ इस तहज़ीब का, यानी यह तहज़ीब कब ख़त्म हो गई। तो हम आपकी आसानी के लिए सिर्फ लिख देते हैं कि आपको जहन में रहे यह तहज़ीब जो है इसका इख्तिताम दरअसल 1750 में हुआ। कब हुआ, 1750 कबले मसीह। ठीक है, उभरी कब थी, उभरी थी 2500 कबले मसीह और इसका इख्तिताम कब हुआ था, यानी ये तहज़ीब कब ख़त्म हो गई थी, 1750 कबले मसीह में ये ख़त्म हो गई थी। इस तहज़ीब को और कौन से नाम से जानते प्यारे बच्चों, दूसरा नाम क्या है इस तहज़ीब का, दूसरा नाम वादिया सिंध की तहज़ीब का दूसरा नाम क्या है, वादिया महरान की तहज़ीब, वादिया महरान
की तहज़ीब। प्यारे बच्चों, इसके अलावा ये तहज़ीब उभरी कहाँ थी? यह तहज़ीब उभरी थी पाकिस्तान और इसके अतराफ़। मौजूद कहाँ पर है? मौजूद पाकिस्तान के इलाके, पाकिस्तान और इसके अतराफ़ के इलाकों में, पाकिस्तान और इसके अतराफ़ के इलाकों में। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो इसका उभरी कब थी? 2500 कबले मसीह उभरी थी। इख्तिताम कब हुआ था? 750 कबले मसीह में हुआ था। दूसरा नाम क्या है? वादिया मेरान की तहज़ीब है। और इसके अलावा ये कहाँ मौजूद है? पाकिस्तान और इसके अतराफ़ के इलाकों में मौजूद है। इसके अलावा और क्या पढ़ा हमने प्यारे बच्चों? इसके अलावा हमने ये पढ़ा, प्यारे बच्चों, इसके अलावा हमने ये पढ़ा आज से 150 साल पहले इसके ऊपर वादिया सिंध की जो तहज़ीब है, इधर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। किसकी थी? अंग्रेज़ों की। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान बर्रे सगीर में जो है वो ये वादिया सिंध की तहज़ीब भी मौजूद थी। वादिया सिंध की तहज़ीब जो है ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसके इलाके तो वही मौजूद थे। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों जब आपस में मिले हुए थे, जब एक ही ज़मीन थे, जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान और इंडिया क्या थे? दोनों एक ही ज़मीन थे। और इसको उर्दू में क्या कहा जाता था? बर्रे सगीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बर्रे सगीर कहा जाता था। तो उस ज़माने में पाकिस्तान और इंडिया पे किसकी हुकूमत थी? आज से 150 साल पहले, यानी 19वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी में किसकी हुकूमत थी? अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। सही है, ब्रिटिश की हुकूमत थी। तो उन्होंने वो जो है इसके ऊपर राज कर रहे थे, और हिंदू और मुसलमान दोनों जो है वो ग़ुलाम थे। 1947 के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों को अलग अलग जो है मुल्क मिल गया। हिंदुओं को इंडिया मिल गया और मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया। सही है। तो इससे आज से 150 साल पहले जब वो लोग रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उनको ज़मीन के नीचे से 1920 में जो है वो ईंटें मिली थी। और वो कहाँ की थी प्यारे बच्चों? 1920 खुदाई रेलवे की खुदाई कर रहे थे, तो क्या मिली थी? ईंटें मिली। ईंटें मिली जो हड़प्पा के कदीम शहर की थी। जो हड़प्पा के कदीम शहर की थी। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो वादिया सिंध की तहज़ीब के बारे में तमाम बच्चों को बात क्लियर है? ठीक है। तो तमाम बच्चे वीडियो पॉज कर रहे हैं, इसे कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी कर लिया। ठीक है, अब काम देख लें। क्लास वर्क की हेडिंग कर लिए तमाम बच्चे? क्लास वर्क खाली जगह और करें। पहली ब्लैंक्स वादिया सिंध की तहज़ीब को देश नाम से भी जानते हैं। वादिया सिंध की तहज़ीब को देश नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, किस नाम से भी जानते हैं? वेरी गुड, तमाम बच्चों को पता है ना? ठीक है।
नंबर 2, वादिया सिंध की तहज़ीब देश और उसके अतराफ़ के इलाक़ों में मौजूद है। उसके अतराफ़ के इलाक़ों में मौजूद है। इलाक़ों में मौजूद है। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान वादिया सिंध की तहज़ीब देश और उसके इतराफ़ के इलाक़ों में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? ठीक है, जहाँ पर मौजूद है लिख लीजिएगा। समझ आ गई बात? ठीक है। वादिया सिंध की तहज़ीब, वादिया सिंध की तहज़ीब दर्जा हरारत की वजह से, दर्जा हरारत की वजह से देश और देश के लिए मौजूद, देश और इंसानी रिहाइश के लिए मौजूद है। देश और इंसानी रिहाइश के लिए मौजू है। प्यारे बच्चों, किस और किसके लिए मौजू है? प्यारे बच्चों, वादिया सिंध की तहज़ीब का दर्जा हरारत ऐसा है कि यहाँ पे इंसानी रिहाइश भी हो सकती है और इसके अलावा और क्या हो सकती है? ठीक है, जो आपका बुक में आया आप वो यहाँ पे वर्ड लिख लीजिएगा। क्या हो सकती है? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी को उर्दू में और क्या कहते हैं? ठीक है, तो वही लिखिएगा। आप जो ज़मीन खोद के अनाज उगाते हो, ज़मीन के अंदर बीज डालते हो, उसके बदले जो आपको अनाज मिलता है, और खेती बाड़ी करते हो, हल वगैरह चलाते हो, उसके ज़रिए जो आपको अनाज मिलता है वो आपका खेती बाड़ी कहलाता है। उसके लिए जो प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल होता है उर्दू में वो ज़राअत का होता है। किसका होता है? ज़राअत। क्या होता है वर्ड इस्तेमाल? ज़राअत। खेती बाड़ी करना, ज़मीन में से अनाज उगाना क्या कहलाता है? ज़राअत कहलाता है। सही है। इंग्लिश में एग्रीकल्चर, उर्दू में ज़राअत। तो यहाँ पे आप वर्ड लिख लीजिएगा। तो आपके पास 3 ब्लैंक्स हैं, जल्दी से इसे कॉपी करिए, जल्दी जल्दी कॉपी करें। ठीक है, कॉपी कर ली। ठीक है, अब देख लीजिए सवालात जवाबात। सवालात के जवाबात, तो हेडिंग डाल लीजिए सवालात के जवाबात दीजिए। सवालात के जवाबात दीजिए। आप सवालात के क्या दें? जवाबात दें। पहला सवाल है आपके पास, जवाब आप खुद लिखें। ठीक है, वादिया सिंध की तहज़ीब को और कौन से नाम से, और कौन से नाम से जाना जाता है? प्यारे बच्चों, और कौन से नाम से जानते हैं हम? तो क्या लिखेंगे? वादिया सिंध की तहज़ीब को हम वादिया मेहरान की तहज़ीब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जवाब समझ में आइए आपको? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, वादिया सिंध का वादिया सिंध का इलाका कौन से मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है? कौन से मैदानी
इलाकों पर मुश्तमिल है। प्यारे बच्चों, आपको इसमें क्या बताना है कि वादी सिंध का इलाका कौन से मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। मैदानी इलाकों से मुराद जहाँ से आपके दरिया जो बहते हुए आते हैं। पाकिस्तान के कितने दरिया हैं? 5 रिवर हैं। नाम पता है ना आपको? दरिया सतलज, दरिया रावी, दरिया चिनाब, दरिया जहलम और दरिया सिंध। तो प्यारे बच्चों, आपके जवाब लिखेंगे वादी सिंध का इलाका दरिया सिंध और इसके माविन दरिया जहलम, चिनाब, रावी, सतलज और काबिल के आसपास के इलाकों में, आसपास के मैदानी इलाकों में मौजूद है। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3। इस तहज़ीब का नाम वादिया सिंध की तहज़ीब क्यों पड़ा? प्यारे बच्चों, आपको बताना है जो तहज़ीब है वादिया सिंध की तहज़ीब, इसका नाम वादिया सिंध की तहज़ीब क्यों पड़ा? सही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? तो इसका जवाब क्या होगा कि इंसान ने इब्तिदाई बस्तियां, यानी शुरू में जो उसने बस्तियां आबाद की वो वादिया सिंध के इलाकों में आबाद की। कहाँ आबाद की? इंसान ने अपनी इब्तिदाई बस्तियां, शुरू की जो बस्तियां हैं पाकिस्तान में, वो कहाँ आबाद की? वादिया सिंध के करीब आबाद की। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? वादिया सिंध की तहज़ीब पड़ गया। इंसान ने अपनी शुरू की इब्तिदाई बस्तियां वादिया सिंध के करीब आबाद की, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? वादिया सिंध की तहज़ीब पड़ गया। तमाम बच्चों को बात क्लियर है? वेरी गुड। तो 3 सवाल कर लीजिएगा तमाम बच्चे, और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।